सो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के एक और इंफॉर्मेटिव सेशन। और आज जीएसटी के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरसीएम के बारे में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है आज डिटेल में आपको समझाऊंगा। वैसे मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया हुआ है अपने अर्लियर सेशन में, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हाट इज दिस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आज डिटेल में समझेंगे कौन कौन सी गुड्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर आरसीएम लगता है। लेकिन पहले आरसीएम कौन से सेक्शंस में लगाया जाता है, किस सेक्शन के अंदर हम आरसीएम वाली बात पढ़ते हैं, मैंने डिस्कस किया था जब हम चार्ज ऑफ जीएसटी पढ़ रहे थे। सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर हमने सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 पढ़ा था। ध्यान करो जल्दी से। सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ था कि कुछ गुड्स और सर्विसेज जिनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, आरसीएम लगाया जाएगा। सबसेक्शन 4 के अंदर लिखा था कि कुछ टाइप के पर्सन्स जिनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, जिनके ऊपर आरसीएम लगाया जाएगा। चलिए चलते हैं, सीधा स्क्रीन पर लेके चलता हूं आपको, डिस्कस करते हैं आज के सेशन को, स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझाता हूं। वैसे कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है अर्लियर वीडियोस में, बट अब समझेंगे बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि भाई देखिए जीएसटी के अंदर क्या होता है। जीएसटी के अंदर हमारी दो चीजें चलती हैं, एक होता है नॉर्मल चार्ज, एक होता है नॉर्मल चार्ज एंड दूसरा होता है रिवर्स चार्ज, जिसको हम आज डिटेल में समझेंगे, रिवर्स चार्ज। नाउ नॉर्मल चार्ज के अंदर क्या होता है, नॉर्मल चार्ज सबसे पहले समझिए। नॉर्मल चार्ज में एक मिस्टर सुशील है, मिस्टर सुशील ने गुड्स दी हैं। गुड्स किसको? मिस्टर रजत को। मिस्टर रजत कौन है? रिसीपेंट है, रिसीपेंट। नाउ ध्यान से सुनो, जो गुड्स दे रहा है, जो गुड्स देता है, या गुड्स या सर्विस कुछ भी ले सकते हो आप, जो गुड्स या सर्विस दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है जीएसटी के अंदर? एक सप्लायर बोला जाता है। तो मिस्टर सुशील जो अपनी गुड्स दे रहे हैं, मिस्टर सुशील क्या है? एक सप्लायर है। बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ? मिस्टर सुशील इज अ सप्लायर एंड मिस्टर रजत जो गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, जो गुड्स को सप्लाई करेगा उसको बोलते हैं सप्लायर, जो गुड्स या सर्विस को रिसीव करेगा उसको बोलते हैं रिसीपेंट। तो जो उसको रिसीव कर रहा है मिस्टर रजत, उनको बोला जाएगा रिसीपेंट। बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ? तो मिस्टर सुशील इज सप्लायर, मिस्टर रजत इज रिसीपेंट। नाउ नॉर्मल चार्ज के अंदर क्या होता है, जीएसटी में नॉर्मल केस क्या होता है कि भाई मिस्टर सुशील ने गुड्स ट्रांसफर करी, टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख रुपीस की थी, 18,000 का जीएसटी लगाया और इनवॉइस वैल्यू हमारी ये आ गई, इनवॉइस की वैल्यू आ गई जी 1,18,000। बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ? यस, बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। सो 1,18,000 मिस्टर रजत ने 1,18,000 मिस्टर सुशील को पे कर दिया एज अ कंसिडरेशन ऑफ द गुड्स, राइट। यहां पर गुड्स का कंसिडरेशन पे कर दिया मिस्टर सुशील को। मिस्टर सुशील कौन है? एक सप्लायर है, एक सप्लायर है। तो गवर्नमेंट को मिस्टर सुशील यानी सप्लायर ने जब जीएसटी पे किया तो ये कवर होता है नॉर्मल चार्ज के अंदर। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, जो जीएसटी के अंदर होता है। जीएसटी के अंदर यही होता है, जो पर्सन सेल कर रहा है यानी जो पर्सन सप्लाई कर रहा है वो जो है गवर्नमेंट को जाकर के जीएसटी देता है। सिंपल कंसेप्ट, ये तो हमारा नॉर्मल कंसेप्ट है जो हम पढ़ते हैं और इसी को बोला जाता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। ये तो नॉर्मल बात हुई, ये हुई आम जिंदगी। अब इसके कुछ नोट्स हैं, नोट्स पढ़ो। मिस्टर रजत विल गेट द आईटीसी ऑफ ₹18,000। क्यों भाई? क्योंकि मिस्टर रजत ने अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा। मिस्टर रजत एक कंज्यूमर नहीं है, मिस्टर रजत ने अपने बिजनेस के लिए गुड खरीदा। तो जो गुड्स इन्होंने 1,18,000 पे किया, 1 लाख रुपए गुड्स का, 18,000 रुपए का जीएसटी, उस 18,000 रुपए का मिस्टर रजत को क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म तो यही बोलता है हमारा, ठीक है। अब समझो आज का कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम समझने वाले हैं, क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम। आरसीएम के अंदर मिस्टर सुशील हैं जो कि एक सप्लायर हैं एंड सेकंड हैंड पर मिस्टर रजत हैं जो कि रिसीपेंट हैं। बोलिए, रिसीपेंट है मिस्टर रजत एंड मिस्टर सुशील सप्लायर, ये सेम केस है। यहां पर भी गुड्स दी है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की गुड्स मिस्टर सुशील ने मिस्टर रजत को बेची।
पॉइंट क्लियर। लेकिन वो जो गुड्स हैं वो आरसीएम के अंदर कवर होती हैं। गवर्नमेंट ने बोला है हम सप्लायर से नहीं कलेक्ट करेंगे, सप्लायर से हम जीएसटी नहीं लेंगे, हम तो रिसिपेंट आपसे जीएसटी लेंगे। तो यहां पर जो बिल बनाया जाएगा ना, अब आपको प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं, जो बिल बनता है उसके ऊपर लिखा होता है आरसीएम एप्लीकेबल। सो यस, वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल आपको लिखना पड़ेगा और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना है सप्लायर को, मिस्टर सुशील को। ठीक है, यानी जो आरसीएम की सप्लाई होती है उसमें सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करता है, क्योंकि जीएसटी की लायबिलिटी रिसिपेंट की होती है, इसलिए सप्लायर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करता है। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ? यस, पॉइंट क्लियर है। जीएसटी शैल नॉट बी चार्ज अंडर आरसीएम सप्लाई, क्लियरली लिखा हुआ है। और ये जो इनवॉइसेस के रूल्स हैं उसमें भी क्लियरली मेंशन है, अगर आप आरसीएम के अंदर सप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे रिसिपेंट से, रिसिपेंट डायरेक्टली सरकार को जो है जीएसटी पे करेगा। सो यहां पर खाली रजत ने 1 लाख रुपीस दिए होंगे ओनली मिस्टर सुशील को। ठीक है, बैलेंस बचा जो 18% जीएसटी का रेट है। सो 18% जीएसटी मिस्टर रजत जो है, मिस्टर रजत रिसिपेंट है, ध्यान रखना। अब रिवर्स चीज उल्टी हो रही है, अब रिवर्स हो रही है चीज। तो रजत जो है जीएसटी देगा 18,000 डायरेक्टली गवर्नमेंट को। ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर रजत 18,000 पहले दे रहा था सुशील को, देन सुशील दे रहा था गवर्नमेंट को। यानी रिसिपेंट ने पहले दिया सप्लायर को, देन सप्लायर ने जीएसटी गवर्नमेंट को जाकर के पे कर दिया। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपेंट सप्लायर को जीएसटी नहीं देगा, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाकर के जीएसटी दे देगा। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसीलिए इसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी गवर्नमेंट जब रिसिपेंट से पैसा मांग ले, यानी सप्लायर से जीएसटी नहीं मांगा, रिसिपेंट से जीएसटी मांगा, जो गुड्स एंड सर्विस रिसीव कर रहा है। रिसिपेंट का मतलब कौन? जो गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहा है, उससे डायरेक्टली जीएसटी का पैसा मांग लिया, तो उसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ? जी बिल्कुल, हमको पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ इसके कुछ नोट्स देखो। मिस्टर रजत विल गेट द आईटीसी ऑफ 18,000। अब यहां पर पॉइंट आता है, ऊपर तो हमने पढ़ लिया कि मिस्टर रजत का बिजनेस है तो उनको 18,000 रुपए का आईटीसी मिल जाएगा। रिवर्स चार्ज वाले पॉइंट में मिस्टर रजत ने 18,000 जो पे करा वो सुशील को तो पे नहीं करा, लेकिन गवर्नमेंट को पे करा। क्या मिस्टर रजत को इनपुट मिलेगा 18,000 रुपए का? बोलिए आंसर दीजिए। यस, बिल्कुल इनपुट मिलेगा, क्योंकि ये जो सप्लाई इन्होंने ली है ये भी तो इनपुट हुआ ना। तो जो सप्लाई ली है ये इनके बिजनेस के लिए है, तो अगर आईटीसी के सारे प्रोविजन सेटिस्फाई है तो इनको इनपुट उसका मिल जाएगा, मिस्टर रजत को 18,000 रुपए का। लेकिन इसमें एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जब इसके नोट से मैं आपको आज रीडिंग कराऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि क्या छोटी सी यहां पर एक कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? नाउ मिस्टर रजत नहीं आएगा यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं। यहां पर है ना जो ये मिस्टर सुशील आएगा, मिस्टर सुशील। सेकेंड पॉइंट आप पढ़ो। मिस्टर सुशील विल नॉट गेट द आईटीसी ऑफ सच इनपुट विच इज यूज टू सप्लाई अंडर आरसीएम। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब समझ नहीं आया थोड़ा सा। मान लीजिए 1 लाख रुपए की मैंने गुड्स बेची, 1 लाख रुपए का मिस्टर सुशील ने जो गुड्स बेची है, मिस्टर सुशील ने जो गुड्स बेची है वो आरसीएम में बेची है 1 लाख रुपए की। इन्होंने इसको 50,000 का खरीदा था, 50,000 प्लस जीएसटी, तो 50,000 का 18% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 50,000 का 18% 9,000 ये आ गया, तो 59,000 का इन्होंने परचेज किया था मिस्टर सुशील ने। लेकिन मिस्टर सुशील ने 59,000 दिया, नॉर्मल चार्ज में दिया था, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन इन्होंने जब इसको सप्लाई करी तो वो आरसीएम में कन्वर्ट हो गया। हो सकता है ऐसे पर्सन हो या जो भी, उसमें नहीं जाते कि क्यों आरसीएम में कन्वर्ट हुआ। यहां से जो सप्लाई हुई है तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में हुई, मिस्टर सुशील ने जो की ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई हुई। ठीक, सो इन्होंने तो 59,000 पे करा, ये 9,000 का इनपुट इनको मिलना चाहिए। लेकिन बात को बहुत ध्यान से सुन लो, अगर सप्लायर रिवर्स चार्ज में कोई सप्लाई करता है तो जो इनपुट उसने यूज किया है उस रिवर्स चार्ज सप्लाई को देने के लिए, उसका इनपुट उसको नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। इस 9,000 का आईटीसी मिस्टर सुशील को नहीं मिलेगा, यही लिखा हुआ है यहां पर। मिस्टर सुशील कौन है? सप्लायर है मिस्टर सुशील। सो मिस्टर सुशील विल नॉट गेट दी आईटीसी। इस पॉइंट को ध्यान से समझो। मिस्टर सुशील विल नॉट गेट दी आईटीसी ऑफ
सच इनपुट विच इज यूज टू सप्लाई अंडर आरसीएम। तो यानी ये जो 50,000 का जो आपने गुड्स खरीद के आरसीएम में सप्लाई किया, इसके ऊपर आपको इनपुट नहीं दिया जाएगा मिस्टर सुशील। लेकिन मिस्टर रजत को ने जो ये 18,000 गवर्नमेंट को दिया है, मिस्टर रजत को इसका इनपुट मिल जाएगा। फर्क है दोनों में। मिस्टर सुशील ने जो आरसीएम में सप्लाई करी है उसका मिस्टर सुशील को वो जो उन्होंने परचेज करी है, अबे हाँ, मान लो 1 लाख रुपए की इन्होंने गुड्स सेल करी है तो कहीं से परचेज की होगी ना, तो ये 50,000 की जो परचेज की है उसके ऊपर उन्होंने 9,000 जो दिया है, तो ये 9,000 रुपए का क्रेडिट मिस्टर सुशील को नहीं मिलेगा। ये बात लिखी हुई है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। और रजत को क्रेडिट मिलेगा, रजत को 18,000 का क्रेडिट मिलेगा, तो ये बात लिखी है पॉइंट नंबर 1 में। तो ये मिस्टर रजत के लिए बात हो रही है पहले पॉइंट में 18,000 के लिए, और मिस्टर सुशील की दूसरे पॉइंट में बात हो रही है 9,000, ये वाले जो 9,000 है इसकी बात यहां पर हो रही है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। आपको मैंने एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया कि भाई आरसीएम क्या होता है। अब चलते हैं, आपको नोट्स के थ्रू रीडिंग कराता हूं कि भाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है जीएसटी के अंदर। देखो, जनरली द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज लायबल टू पे, ये सारे पॉइंट मैंने पढ़ा दिया आपको बेसिक्स में, वही चीज यहां पर इन्होंने रिपीट की है। तो देखिए, जनरली जो होती है वो लायबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की। सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज लायबल टू पे द जीएसटी, राइट। जनरली यही होता है, नॉर्मली यही होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। हाउएवर इन स्पेसिफाइड केसेस लाइक इंपोर्ट एंड अदर नोटिफाइड सप्लाईज द लायबिलिटी मे बी कास्ट ऑन द, इसको ध्यान से समझे, किसके ऊपर? रिसिपेंट के ऊपर हो जाती है अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिसिपेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लायबिलिटी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। रिवर्स चार्ज मींस द लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द, किसके ऊपर? रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी सप्लायर की नहीं होती, जो सेल कर रहा है उसको जीएसटी पे नहीं करना, जो रिसीव कर रहा है गुड्स, जो रिसिपेंट है उसको जीएसटी पे करना होता है, ठीक है जी। सो ऑन द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई, राइट, इंस्टेड ऑफ द सप्लायर ऑफ सच गुड्स, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स चार्ज सिनेरियोज। कौन कौन से 2 टाइप थे? देखिए, हमने कल ही पढ़े थे। कौन कौन से 2 टाइप थे? एक तो था सेक्शन नंबर 9 का सब सेक्शन 3, जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को स्पेसिफाई किया हुआ है, राइट। दूसरा था हमारा 9(4) जहां पर पर्सन को स्पेसिफाई नोटिफाई किया हुआ है। तो ये 2 सिनेरियोज बनते हैं, वही इन्होंने यहां पर दिए हुए हैं। देखिए, सेक्शन 9(3) और सेक्शन नंबर 9(3) के बाद 9(4), ये रहा 9(4). ना उसके साथ साथ इन्होंने आईजीएसटी का रेफरेंस भी यहां पर दे दिया है। मैंने आपको आईजीएसटी में भी सेम चीज जो है इन्होंने डाली हुई है। सो आईजीएसटी का सेक्शन जो है वो ये होता है आरसीएम के लिए 5(3), ठीक है। नीचे आ जाइए, अब चलते हैं यहां पर, कहां पर? रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे आओ। अब पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, इसको बहुत ध्यान से समझो। रजिस्ट्रेशन वाले सेशन में जाकर हम पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन की एक लिमिट होती है। अगर आपकी टर्नओवर इस अमाउंट से ज्यादा है, इस लिमिट से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन वो अमाउंट क्या है उसको अभी डिस्कस नहीं करते, उसको हम लेटर ऑन आगे जाकर के कवर करेंगे कि वो अमाउंट क्या होती है। सो अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज हैज टू कंपल्सरली रजिस्टर अंडर जीएसटी। इस पॉइंट को नोट कर लो। अगर आपकी आरसीएम के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी पे करने की बात आती है, जीएसटी पे करने की बात आती है, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा अंडर द जीएसटी एंड थ्रेशोल्ड लिमिट। और जो 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं, मतलब 20 लाख यहां बोला है, मैं बोलूंगा इसको आप अभी छोड़ो, इसको तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि लिमिट क्या है टर्नओवर की, मतलब रजिस्ट्रेशन की कितनी लिमिट है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उस लिमिट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आती है तो आपको जीएसटी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। बोलिए, पॉइंट क्लियर है? रजिस्ट्रेशन वाला। आईटीसी वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये बात हो रही है मिस्टर सुशील। बताइए, हमारे केस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वहां पर मिस्टर सुशील ने जो 50,000 का गुड्स खरीदा था उसके ऊपर 9,000 रुपए का जीएसटी पे किया था। क्या उस 9,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मिलेगा मिस्टर सुशील को? हम पढ़ करके आ गए हैं कि अगर मिस्टर सुशील आप आरसीएम में सप्लाई करेंगे तो जो आपने परचेज किया उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। सप्लायर कौन? हमारे केस में सप्लायर था मिस्टर सुशील,
ठीक है, तो अ सप्लायर कैन नॉट टेक आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विस यूज टू मेक सप्लाईज। 50,000 की गुड्स खरीदी, उसको उन्होंने यूज किया और 1,00,000 का बेच दिया, तो वो जो 50,000 के ऊपर आपने जो जीएसटी पे करा उसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा, ऑन विच रिसिपेंट इज लायबल टू पे टैक्स। रिसिपेंट कब लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए? आरसीएम वाले केस में। तो रिसिपेंट कब लायबल होगा? जब आरसीएम लगता है। सो कहने का मतलब आरसीएम वाले केस में जो सप्लाई आपने परचेज करी है आरसीएम के सप्लाई करने के लिए, आरसीएम में देने के लिए, उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी आपको नहीं दिया जाएगा। बोलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? एग्जाम्पल में वैसे मैंने ये वाला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब यह होता है किस दिन, किस डेट को माना जाएगा, हम कब माने कि वो सप्लाई हुई है, क्योंकि इनवॉइस की डेट अलग होती है, पेमेंट की डेट अलग होती है, और गुड्स मान लो जब रिसीव हुआ उसकी डेट अलग होती है। सो जीएसटी की चार्जेबिलिटी तो आ गई, जीएसटी की चार्जेबिलिटी तो गवर्नमेंट ने बोला सेक्शन 9 जाकर के पढ़ लो, जीएसटी की चार्जेबिलिटी आ गई, लेकिन उसका टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे टाइम ऑफ सप्लाई ये तो हम आरसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई का एक पूरा चैप्टर आएगा जो कि हम अपने अपकमिंग सेशन में कवर करेंगे। आपको मैंने ओवरव्यू में वैसे बताया होगा, ओवरव्यू में मैंने आपको समझाया होगा कि टाइम ऑफ सप्लाई हमारा, हमको देखना पड़ता है किस टाइम पर जो है वो जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, सो टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो आरसीएम के केस में क्या होगी उसको जरा आप ध्यान से समझो। द टाइम ऑफ सप्लाई इज द पॉइंट, यहां पे वैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, पॉइंट व्हेन द सप्लाई इज लायबल टू जीएसटी, यानी उसके ऊपर जीएसटी कब पे होगा। मैंने आपको गुड्स बेची, मैंने आपको गुड्स बेची कब? सितंबर 2021 में मैंने आपको गुड्स बेची। बोलिए सितंबर 2021 में मैंने आपको गुड्स बेची, लेकिन उसका पैसा आपने मुझे एडवांस में दे दिया कब? अगस्त 2021 में। आपने मुझे पेमेंट जो है 50% पेमेंट एडवांस दे दी अगस्त के अंदर, मैंने आपको गुड्स दी सितंबर के अंदर, और जो इनवॉइस रेज हुआ वो कब हुआ? अक्टूबर के अंदर। आ जाएगी ना कंफ्यूजन, भाई जीएसटी कौन से महीने में दोगे? सितंबर में, अक्टूबर में, सॉरी अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, क्योंकि 3 डेट आ गई भाई। एडवांस की डेट अलग है, इनवॉइस की डेट अलग है, गुड्स रिसीव्ड की डेट अलग है, अलग अलग मंथ भी अलग अलग हो गए। तो जीएसटी कौन से महीने में आपको पे करना? जीएसटी तो पे करना है, देखो मैंने सेल करी, मुझे पे करना है, मतलब आप मुझे दोगे जीएसटी और मैं गवर्नमेंट को दूंगा, तो मेरे ऊपर जो जीएसटी चार्ज मेरे को देना है गवर्नमेंट को, उसका टाइम क्या है वो निकाला जाता है कहां से? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर हमको पता चलता है कि किस डेट को आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना है। बोलिए पॉइंट क्लियर है? तो वो यहां पर है कि भाई द टाइम ऑफ सप्लाई इज द पॉइंट व्हेन द सप्लाई इज लायबल टू जीएसटी। वन ऑफ द फैक्टर रेलिवेंट फॉर डिटरमिनिंग टाइम ऑफ सप्लाई इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो रिवर्स चार्ज में टैक्स किसको, जीएसटी किसको पे करना होता है? जल्दी से बताओ मुझे, सप्लायर को कि रिसिपेंट को? जो गुड सप्लाई कर रहा है क्या उसको जीएसटी पे करना होता है? आरसीएम की बात कर रहा हूं, आरसीएम नॉर्मल नहीं, आरसीएम की बात कर रहा हूं। आरसीएम के अंदर मैंने आपको कितने बार समझा दिया, आरसीएम के अंदर जो गुड्स रिसीव कर रहा है, यानी जो रिसिपेंट है, रिसिपेंट को जीएसटी पे करना होता है। ठीक है, सो इन रिवर्स चार्ज देखो लिखा हुआ है रिसिपेंट भैया, रिसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी। दस टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम द सप्लाईज विच आर अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ध्यान से सुन लो अब इस बात को, जो नॉर्मल चार्ज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई वो हम पढ़ेंगे अपकमिंग सेशन में। रिवर्स चार्ज में क्या टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो हम अभी के सेशन में, अभी मैं आपको बताऊंगा रिवर्स चार्ज के अंदर आपको कैसे निकालना है, कब आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, कब आपको जीएसटी पे, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई जब होगा उसके अकॉर्डिंग तो आप जीएसटी पे करोगे। अगर अगस्त में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तो अगस्त के अंदर में, अगस्त के जीएसटी में मुझे उसे इंक्लूड करना है, सितंबर में आएगा तो सितंबर के जीएसटी में, नवंबर में आएगा तो नवंबर के जीएसटी में, या अक्टूबर में, जो भी मेरी डेट आएगी वो टाइम ऑफ सप्लाई के रूल्स के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है जी, देखो सो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, पहली बात हो रही है गुड्स की, यहां सर्विस की बात नहीं है, अभी गुड्स की बात है। टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लीस्ट ऑफ, गुड्स के केस में क्या है? अर्लीस्ट ऑफ, देखो इसको, अब ये आरसीएम वाले केस में बता रहा हूं मैं, नॉर्मल वाला केस आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा,
नेक्स्ट सेशन में या अपकमिंग सेशन जो होंगे उसमें हम कवर करेंगे नॉर्मल चार्ज में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। सो अर्लीस्ट ऑफ दीज थ्री, अर्लीस्ट का मतलब होता है इन तीनों में से जो भी जल्दी होगा, इन तीनों में से क्या, डेट ऑफ रिसीपेंट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, दूसरा है डेट ऑफ पेमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, और डेट ऑफ डेबिट इन द बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, यानी बुक में जब डेबिट किया है वो डेट या फिर जब उसकी पेमेंट हुई है, दोनों में से जो भी अर्लियर है वो वाली डेट आपको लेनी है। और द डेट इमीडिएट फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द इश्यू, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और सिमिलर अदर डॉक्यूमेंट, या फिर इनवॉइस प्लस 30 days, 30 days है ना, यानी इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस प्लस 30 days। तीनों में से जो भी डेट आपकी अर्ली पड़ेगी उस डेट को जो है आपका मान लिया जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई आपका वो है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाता हूं, ऐसे हो सकता है समझ में ना आए। मान लीजिए 16 अगस्त को, 16 अगस्त 2021 को, 16 अगस्त 2021 को एडवांस मिल गया मुझे, एडवांस रिसीव हो गया। अपना वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, 1 लाख, और 1 लाख की मुझे गुड्स देनी है, लेकिन गुड्स मैंने कब भेजी, 2 सितंबर को गुड्स जो हैं वो डिलीवर हुई, या मतलब रिसीट हुई, रिसीट हुई दूसरे पर्सन को, मैं गुड्स सेल कर रहा हूं तो मैंने गुड्स डिलीवर कर दी और सेम डे 2 तारीख को गुड्स जो है रिसीट हो गई, जो हमारा रिसीपेंट है उसको। तो 16 तारीख को एडवांस मिल गया मुझे 1 लाख रुपए, 16 अगस्त को, 2 सितंबर को गुड्स रिसीव्ड हो गई रिसीपेंट को, और इनवॉइस मैंने कब भेज दिया था, 31 अगस्त को, 31 अगस्त 2021 को मैंने इस डेट को मैंने इनवॉइस भेज दिया था, इस डेट को मैंने इनवॉइस बना करके भेज दिया था। ठीक है, सो इनवॉइस मैंने इस डेट को बना करके भेज दिया था, 1 लाख रुपए का इनवॉइस था। सर 1,18,000 का नहीं होगा? नहीं, 1,18,000 का नहीं होगा। मैं गुड्स आरसीएम में सप्लाई कर रहा हूं, मैं गुड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये डेट्स हमारे पास आ गई। क्वेश्चन आता है कि जीएसटी कौन से महीने में आप पे करोगे। अब जीएसटी पे किसको करना है पहले ये बताओ, मुझे सप्लायर को या उस रिसिपेंट को? मैं आरसीएम में सप्लाई कर रहा हूं, आरसीएम में सप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे को जीएसटी पे नहीं करना। मैंने तो 1 लाख रुपए का इनवॉइस बना के भेज दिया, मुझे तो बस उस पर्सन से 1 लाख रुपए लेने हैं, जीएसटी का पैसा मुझे नहीं लेना। जीएसटी उसको देना है रिसिपेंट को, जो गुड्स रिसीव हो रही है जिसको, वो देगा जाकर के गवर्नमेंट को। लेकिन कब भाई, कब देगा? यहां पर तो 3 डेट आ गई। अब इस फॉर्मूले को लगाओ, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बताओ, गुड्स कब रिसीव हुई? तो 2 सितंबर, 2 सितंबर को गुड्स रिसीव हुई, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट और डेबिट, तो भाई डेट ऑफ पेमेंट क्या है? एडवांस पेमेंट है, क्या है? 16 अगस्त, 16 अगस्त 2021, राइट। थर्ड पॉइंट है द डेट इमीडिएट फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस कब हुआ? 31 अगस्त को हुआ था। सो 30 days के बाद वाला जो दिन है, तो 31 अगस्त से मैं 30 days ऐड कर दूंगा, 31 अगस्त के बाद 30 days ऐड कर दूंगा, तो कितना हो गया? 30 सितंबर, और सितंबर 30 का ही होता है, तो उसका फॉलोइंग डे, मुझे डे इमीडिएट फॉलोइंग 30 days ना, तो 30 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो 30 दिन सितंबर के मैंने ऐड कर दिए और 1 दिन और जोड़ लो, यानी 1 अक्टूबर मेरी यहां पर डेट आ गई, 1 अक्टूबर 2021। यहां पर 3 डेट आपके हमारे पास आ गई, 2 सितंबर, 16 अगस्त, 1 अक्टूबर, और ऊपर लिखा है अर्लीस्ट, ऊपर लिखा है अर्लीस्ट। सो अर्लीस्ट डेट बता दो मुझे। 16 अगस्त इज द अर्लीस्ट डेट, यानी जब एडवांस में पैसा मुझे मिल गया, मैंने गुड सेल करी ना, मुझे मिलेगा एडवांस में पैसा, तो मुझे 1 लाख रुपए जब एडवांस में मिल गया, सो अगस्त मंथ में रिसीपेंट की लायबिलिटी, आरसीएम पढ़ रहे हो, आरसीएम मैं सेल कर रहा हूं, सप्लायर की लायबिलिटी नहीं आएगी। 16 अगस्त को रिसिपेंट की लायबिलिटी बन गई, तो अगस्त मंथ की जब वो अपनी जीएसटी फाइल करेगा तो उसमें उसको आरसीएम में जाकर के 18,000 रुपए का जीएसटी पे करना पड़ेगा, जब वो अगस्त मंथ की अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा। अगस्त मंथ की जीएसटी की रिटर्न की ड्यू डेट बोलो क्या होती है? 20 सितंबर। नॉर्मली बात कर रहा हूं, 20 सितंबर, अगर वो क्यूआरएमपी वगैरह छोड़ दो, नॉर्मली 20 सितंबर तक उसको जो है अगस्त मंथ की जीएसटी की पेमेंट करनी है। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है जी, ये वाला पॉइंट सर हमको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स पढ़ लिया हमने, सर्विस आ जाओ। सर्विस के अंदर पहला है डेट ऑफ पेमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट, विच एवर इज
अर्लियर, यानी बैंक से जब डेबिट हुआ और जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री करी, दोनों में जो भी अर्लियर है। सेकेंड है द डेट इमीडिएट फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस और सिमिलर अदर डॉक्यूमेंट। सो इन दोनों में से जो भी क्या होगा, अर्ली होगा। इन दोनों में से जो भी क्या होगा, अर्ली होगा। एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने आपको जीएसटी कंसल्टेंसी की सर्विस या ट्रेडमार्क की सर्विस दी, और ट्रेडमार्क की सर्विस में मैंने आपसे एडवांस लिया। हम ऐसा ही करते हैं, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। हमने आपसे एडवांस लिया 3000 का, लेकिन आरसीएम की बात है तो ट्रेडमार्क का मत लो। मान लो मैं एडवोकेट हूं और लीगल सर्विस दे रहा हूं। सर आप ये एग्जांपल क्यों ले रहे हो? क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा एडवोकेट जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो हमारा आरसीएम के अंदर कवर होता है। तो जो एक एडवोकेट ने सर्विस प्रोवाइड की वो आरसीएम के अंदर कवर होती है, इसीलिए मैं आपको एडवोकेट का एग्जांपल दे रहा हूं। सो एक एडवोकेट ने आपका जो है रिप्लाई ट्रेडमार्क का दिया, आपको ट्रेडमार्क की कंसल्टेंसी सर्विस दी, लीगल सर्विस दी, उसके बदले में उसने 3000 रुपीज जो है वो चार्ज किया, और जीएसटी तो वो लेगा नहीं क्योंकि आरसीएम में सप्लाई हो रही है। तो 3000 रुपीज उसने आपको कब दिए? मान लीजिए 31 अगस्त को, 31 अगस्त को आपको आपने दिए ना सर्विस, उसने दी, तो उसने 3000 रुपये आपको, मतलब आपने पे किए एडवोकेट को 3000 रुपये, किसके लिए? ट्रेडमार्क के रिप्लाई के लिए। और ट्रेडमार्क का रिप्लाई एक्चुअल में कब हुआ? वो हुआ जाकर के आपका 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। और इनवॉइस कब बना था? इनवॉइस बना दिया था 31 अगस्त को। देखो इनवॉइस कब बनाया? एडवोकेट ने जो इनवॉइस दिया आपको वो दिया 31 अगस्त को, ठीक है। आपने पेमेंट उसको कब दे दी? उसी दिन दे दी एडवोकेट को। कब? 31 अगस्त को। पॉइंट क्लियर। और आपको सर्विस कब मिली, यानी रिप्लाई कब हुआ आपका? 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती वाले दिन। तो आपको निकालना है कि आप अब रिसिपेंट हो ना, सर्विस आपने ली है, आप रिसिपेंट हो, आपको जीएसटी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। सो आप जो है आप कब पे करोगे, आपको टाइम निकालना है, क्योंकि यहाँ अभी 2-2, 3-3 डेट्स आ गई। कब आपको अब निकालना है, इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। डेट ऑफ पेमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर डेट ऑफ डेबिट इन द बैंक, ये मान के चलते हैं दोनों सेम है। यानी जिस दिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन पेमेंट हुई है, और आपके बैंक में भी उसी दिन आपका डेबिट हो गया, मतलब आपके पास पैसा आपके अकाउंट से कट गया और मेरे पास आ गया क्योंकि मैंने एडवोकेसी की सर्विस दी है, ठीक है। सो ये हमारी पेमेंट की डेट क्या है? इनवॉइस की और पेमेंट की डेट 31 अगस्त है, 31 अगस्त है। दूसरा है द डेट इमीडिएट फॉलोइंग द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट। इनवॉइस कब इशू हुआ? 31 तारीख को इनवॉइस इशू हुआ था, उसमें 60 डेज आपको ऐड करने हैं। सो देखिए अगस्त के बाद सितंबर के 30 डेज जोड़ दो, अक्टूबर के 30 डेज जोड़ दो, 31 अक्टूबर, ये 2 डेट्स हमारे पास आ गई। इन दोनों में से जो भी अर्लियर है वो हमारा क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सो 31 अगस्त है, ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है। यानी अगस्त मंथ की जीएसटी जब रिसिपेंट फाइल करेगा तो रिसिपेंट अगस्त मंथ की जीएसटी में उसको इंक्लूड करेगा और जीएसटी पे करेगा आरसीएम के अंदर, सर्विसेज वाले केस में। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी सर, पॉइंट हमको क्लियर हो गया। अच्छा एक नोट यहाँ पर पढ़ लो, where it is not possible to determine the time of supply using above method। अगर आपका time of supply नहीं निकल रहा है, time of supply would be the date of entry in the books of account of the recipient। भैया आप टाइम ऑफ, ऊपर ये डेट्स हमको पता ही नहीं है कुछ, कब हमने पेमेंट करा, क्या करा, कुछ नहीं पता हमको। आपने बुक में जिस दिन एंट्री करी है, आपने अपनी बुक्स के अंदर जिस दिन एंट्री करी है उस दिन रिसिपेंट की बुक की बात हो रही है, सप्लायर की बुक की बात नहीं हो रही। जिसने सर्विस दी है उसकी बात नहीं, जो रिसिपेंट है उसने अपनी बुक्स में जब वो एंट्री मारी है, जब एंट्री मारी है उस सर्विस की, वो डेट मान ली जाएगी, कि उस दिन जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई है और उस डेट के अकॉर्डिंग जीएसटी पे करना होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तब लगाना है जब ऊपर आपके जो डेट्स हैं वो नहीं निकल पा रही हैं, इन डेट्स आपको नहीं पता है ये सारी, तब आपको जब आपने बुक्स में एंट्री करी, जब रिसिपेंट ने एंट्री करी उस दिन जो है आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। ये पढ़ लो कंप्लायंसेस, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली ये यूज भी होते हैं। कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एज पर सेक्शन नंबर 31। सेक्शन 31 किस चीज के लिए होता है? सेक्शन 31 होता है सीजीएसटी एक्ट का टैक्स इनवॉइस के लिए, ठीक है। ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 रीड विद द रूल 46 किस चीज के लिए होता है सर? देखिए सेक्शन 31, अब ध्यान से सुन लो, दिमाग में बैठा लो, सेक्शन 31 और रूल नंबर 46 ये दोनों जो होते हैं वो किस चीज के लिए होते हैं?
इनवॉइसेस से रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से आपको एक इनवॉइस जनरेट करना है, कभी आपको पढ़ना हो ना तो इस सेक्शन और इस रूल को पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा आप इनवॉइसेस में क्या क्या चीज इंक्लूड करनी होती है। एक HSN कोड डालना होता है, डेट टाइम वगैरह क्या क्या डालना है वो इन सेक्शंस के अंदर लिखा होता है। सेक्शन 31 रीड विद रूल नंबर 46 द CGST रूल 2017 every tax invoice, अब इसको ध्यान से समझो, every tax invoice has to mention whether the tax in respect of supply in invoice is payable on reverse charge or not। आपने देखा होगा जब भी आप इनवॉइस बनाते हो या इनवॉइसेस का कोई भी आपका फॉर्मेट होता है उसके ऊपर जरूर लिखा होता है RCM यस या नो। वहां पर आपको सेलेक्ट करना होता है कि अगर RCM है तो आप यस सेलेक्ट करोगे, अगर RCM में सप्लाई नहीं है तो नो वहां पर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सिमिलरली दिस आल्सो नीड टू बी मेंशन्ड इन रिसीट वाउचर एज वेल एज रिफंड वाउचर इफ टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। अगर रिवर्स चार्ज में टैक्स पेबल है तो आप जो इनवॉइस बनाओगे उसके ऊपर, आप जो सेल करोगे ना उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, या नीचे नोट दो या फिर ऊपर लिखो, आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा इनवॉइस के ऊपर द सप्लाई इज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड द रिसिपेंट इज लायबल टू पे द टैक्स। आपको मैंने पूरी लाइन पढ़ के बता दी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय रजिस्टर्ड पर्सन। Every registered person is required to keep and maintain record of all supplies attracting payment of tax on reverse charge। जो रिसिपेंट है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पर, रिसिपेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे रिलेटेड टू जो उसने पेमेंट की है रिवर्स चार्ज के अंदर, ठीक है। थर्ड, एनी अमाउंट पेबल अंडर रिवर्स चार्ज शैल बी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रैक्टिकली यूज होता है, ये प्रैक्टिकली यूज होता है। और यहाँ पर मैं आपको डीपली समझाता हूँ क्या क्या बोलना क्या चाह रहा है। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, पहले ये समझाओ हमको। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये जो वर्ड आया है, कैश लेजर हो जाता है कैश में पेमेंट होती, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता क्या है। देखिए अगर आप पोर्टल पे काम करते हैं तो आप बहुत फैमिलियर होंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। जैसे ई वॉलेट होता है ना, पेटीएम का एक ई वॉलेट होता है, पेटीएम में आप पैसा डालते हैं तो पेटीएम के वॉलेट में पैसा जो है वो ऐड हो जाता है। सेम उसी तरीके से जीएसटी का भी एक वॉलेट होता है, पता है आपको। जीएसटी के उस वॉलेट को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप जीएसटी में पैसा डाल सकते हो, बिल्कुल आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा वो, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती आपकी, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती आपको ऐसी मजे में। लेकिन फिर रिफंड लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो पेटीएम से तो हो सकता है आपने पेटीएम के वॉलेट में डाले, वैसे पेटीएम के वॉलेट से भी शायद रिफंड नहीं आते, आ जाते हैं। मुझे खैर इतना ज़्यादा आइडिया पेटीएम का नहीं है, पेटीएम को हम डिस्कस भी नहीं कर रहे। पेटीएम वॉलेट में आप पैसे डालोगे, वहाँ से फिर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाते हैं ईजिली। चलो ये बात आप मुझे बताना, मुझे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर समझाना है जो कि हमारा जीएसटी का वॉलेट होता है। तो जीएसटी के वॉलेट में आप पैसा ऐड कर सकते हो, वहां से जब आप रिफंड लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड देखो मिल जाता है। जीएसटी लॉ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता, लेकिन वही बात है ना, अब डिपार्टमेंट या ऑफिसर को थोड़ा सा, अब ठीक है समझ जाओ, इतने मतलब थोड़ा बहुत अगर कर दोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा, वरना वो लटका ही देते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। सो और बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इसके अलावा 2 लेजर और होते हैं, ये 3 लेजर्स होते हैं हमारे जीएसटी पोर्टल के। सर कौन कौन से? एक लेजर मैंने आपको समझा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो कि एक तरीके से ई वॉलेट है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान से समझना, क्रेडिट लेजर। जितना भी आपका आईटीसी होता है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है, जो परचेज के ऊपर जीएसटी पे करके आए हो, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जाता है। और एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। लायबिलिटी लेजर क्या होता है सर? जितनी भी आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी, आउटवर्ड जो आपने सेल करी उसके ऊपर जो आपका जीएसटी आता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के अंदर जाता है। और जितना आपका क्रेडिट होता है, आईटीसी होता है, वो क्रेडिट लेजर के अंदर जाता है। जितना आपने कैश जमा कराया जीएसटी पोर्टल पे वो आपका कैश लेजर के अंदर जाता है। तो सर ये बात तो हमको समझ में आ गई, लेकिन आरसीएम में इसको डिस्कस करने का क्या मतलब हुआ? यहां पर इन्होंने बोला है एनी अमाउंट पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल बी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने कोई सर्विस रिसीव करी आरसीएम के अंदर। एग्जाम्पल समझो, अपना वाला एग्जाम्पल ही ले लें। आ जाओ, मैंने आपको बताया था एक पॉइंट है, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। आ जाओ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिए थे ना, इस एग्जाम्पल की हेल्प से ही आपको समझाता हूं। ये वाला केस लो, सेकंड वाला आरसीएम वाला, जहां पर मिस्टर रजत जो है रिसिपेंट है, 18,000 रुपए का उन्होंने जीएसटी गवर्नमेंट को देना है। अभी दिया नहीं, अब देना है। और
आपको मैं अब बताता हूँ, मिस्टर रजत का बिजनेस है, मिस्टर रजत एक बिजनेसमैन है, तो ये तो मान लो आरसीएम में सप्लाई है, बाकी इन्होंने बहुत सारी परचेज और भी की हुई है। पॉइंट को समझो, इन्होंने बहुत सारी परचेज की हुई है, इनका टैक्स तो बनता ही नहीं है, जीरो टैक्स बनता है। क्यों सर जीरो टैक्स क्यों बनता है? क्योंकि इनकी परचेज जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा है, परचेज ज्यादा है और सेल इन्होंने कम करी है। मान लीजिए अगस्त मंथ की हम बात कर रहे हैं, अगस्त मंथ में इनकी परचेज जो है, अगस्त मंथ में परचेज ज्यादा है मिस्टर रजत की, परचेज ज्यादा है और सेल कम है। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उनके पास इनपुट कितना है। मान लीजिए इनपुट पड़ा है मिस्टर रजत के पास 20,000 रुपये का इनपुट है। इनपुट मतलब जो टैक्स पे किया परचेज के ऊपर, परचेज के ऊपर जो जीएसटी पे किया वो 20,000 का है, लेकिन सेल कम हुई है, तो सेल कम हुई है तो सेल के ऊपर इनका जीएसटी बन रहा है 10,000 रुपये का। ठीक है, सो जीएसटी कैसे पे होता है मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था। ये आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी कितनी है 10,000 की, इसमें से इनपुट माइनस कर दो, आईटीसी, ये आईटीसी आया ना आपका, तो 20,000 का तो खैर हमारे पास एक्सेस पड़ा हुआ है, 10,000 का आईटीसी हम एडजस्ट कर देंगे और टोटल हमको निल पे करना पड़ेगा। लेकिन बात को अब समझो, यहां पर 10,000 की लायबिलिटी तो है जो नॉर्मल सेल करी है रजत ने एक आरसीएम में भी तो परचेज करी है, और जो आरसीएम में परचेज की होती है वहां पर रिसिपेंट की लायबिलिटी आती है, वहां पर रिसिपेंट यानी मिस्टर रजत की लायबिलिटी है उसको पे करने की। तो ये जो 10,000 है ना, 10,000 तो पे करना ही है रजत को। इधर आओ, मैं आपको अब रजत का दिखाता हूं एग्जांपल। यहां पर देखिए नॉर्मल सेल के ऊपर कितना टैक्स बना 10,000 रुपये का, और आरसीएम में परचेज जो करी, सर आरसीएम में परचेज के ऊपर मिस्टर रजत को टैक्स देना है। हाँ, क्योंकि आरसीएम में जो रजत ने परचेज करी है वो रिसिपेंट है, रिसिपेंट में रिसिपेंट को मिस्टर रजत को टैक्स देना है। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर 18,000 रुपये ये देने हैं। क्लियर है? 20,000 रुपये का अलग है और 18,000 रुपये ये इसका भी तो मिलेगा जो आरसीएम में। देखो पहला पॉइंट पढ़ो, मिस्टर रजत विल गेट द आईटीसी ऑफ 18,000 रुपये। ठीक है, सो 20,000 रुपये तो उन्होंने नॉर्मल परचेज करी और आरसीएम वाली परचेज 18,000 किया। टोटल इतना इनपुट हो गया इनका और इतनी इनकी आउटपुट लायबिलिटी। इसको हम क्या बोलेंगे अब? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। कंफ्यूज मत होना। 10,000 नॉर्मल जो सेल करी वो, 18,000 जो इन्होंने मिस्टर रजत ने आरसीएम में परचेज करी 18,000 उसमें इनको देना है। क्लियर है? सिंपल एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझो बहुत ध्यान से, जो 20,000 है इसमें से एडजस्ट हो जाएगा 10,000 नॉर्मल जो सेल करी, सॉरी आईटीसी एडजस्ट हो गया। ठीक है, आरसीएम की लायबिलिटी, ध्यान से सुन लो बात को, इधर आओ। आरसीएम की लायबिलिटी कैश से एडजस्ट नहीं होती। अभी पढ़ के आए हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मैंने इसीलिए समझाया, वहां पर ये लिखा हुआ था आरसीएम की लायबिलिटी आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करनी पड़ेगी भाई, आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। तो क्या मैं आईटीसी एडजस्ट कर दूं? यहां पर बैलेंस है मेरे पास, देखो 2,000 इसका बचा है और 18,000 ये भी बचा है, इसका भी इनपुट मिल जाएगा, ये तो इसी का इनपुट है। लेकिन बाबू लॉ ने मना कर दिया अभी कि आप ना इसका आईटीसी की जो लायबिलिटी है उसको आपको कैश में पे करना पड़ेगा। बोलिए, तो इसको मेरे को यहाँ पे निल करना है, और ये तो मेरा कुछ पे नहीं करना मुझे, ये तो निल आ गया, लेकिन मेरे को जो कैश में कितना पे करना पड़ेगा, 18,000 रुपये मेरे को कैश में पे करने पड़ेंगे। ये अगस्त मंथ की हम बात कर रहे थे, अगस्त 2021। तो 18,000 रुपये आरसीएम की लायबिलिटी आपको कैश में पे करनी पड़ेगी। और रजत कोई बात नहीं, आपने 18,000 पे कर दिए ना, सितंबर मंथ में आप जो है ये आपको इसका इनपुट मिल जाएगा, जो आपने पे किया इसका इनपुट जो 18,000 का है, सितंबर मंथ में आप इनपुट क्लेम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो पॉइंट समझ में आए इस एग्जांपल के थ्रू? मैं बस ये समझाना चाहता था कि आरसीएम की लायबिलिटी आपको कैश में पे करनी होती है, आप आईटीसी से एडजस्ट नहीं करवा सकते। बोलिए जी, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? आरसीएम की लायबिलिटी का पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट? चलिए आप समझ में आ जाएगी आपको ये बात। एनी अमाउंट पेबल अंडर रिवर्स चार्ज शैल बी पेड बाय डेबिटिंग क्या डेबिट करके? खाली कैश लेजर, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर सकते, आईटीसी से एडजस्ट नहीं करवा सकते, आपको कैश में ही वो पे करवाना पड़ेगा। बोलिए, इन अदर वर्ड्स
इन अदर वर्ड इसको पढ़ो, रिवर्स चार्ज लायबिलिटी कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय यूजिंग आईटीसी। देखो वही चीज लिखी है जो आपको समझा के आया मैं कि भाई जो आरसीएम की लायबिलिटी है वो आप आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको कैश में पे करनी होगी। लेकिन टेंशन मत लो, 18,000 रुपये आपने कैश में पे कर दिए, अगले महीने जो है उसका इनपुट ले लेना, अगले महीने जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बने उसमें से एडजस्ट करवा लेना, अगले महीने उसका इनपुट आप क्लेम कर लेना। क्लियर है? यस। हाउएवर आफ्टर, वो यहां पर लिखा है देखो, हाउएवर आफ्टर डिस्चार्जिंग रिवर्स चार्ज लायबिलिटी क्रेडिट ऑफ द सेम कैन बी टेकन बाय द रिसिपेंट इफ अदरवाइज एलिजिबल। मतलब एलिजिबल तो ऑब्वियसली होने चाहिए आप। एलिजिबल सर क्या कौन होता है वो मैं समझाऊंगा जब आईटीसी हम पढ़ेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी जब डिस्कस करेंगे तब आपको समझाऊंगा आप आईटीसी लेने के लिए कब एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मली वो इन्होंने बोला कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसका सितंबर मंथ में क्लेम कर लो। अगस्त मंथ में आपने कैश में पे किया 18,000 रुपये, सितंबर मंथ में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। राइट, पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। फोर्थ देखो, invoice level information in respect of all supplies attracting reverse charge rate wise are to be furnished separately in the table 4B of GST R1। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपको R1 और 3 भी समझाऊंगा, तब बताऊंगा रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आपको कहाँ पर एग्जैक्टली पुट करनी होती है, कैसे उसको आपको पे करना होता है। एडवांस पेड फॉर रिवर्स चार्ज सप्लाई इज ऑल्सो लायबल फॉर GST। द पर्सन मेकिंग एडवांस टैक्स पेमेंट हैज़ टू पे। ये पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, क्यों भाई? जब हम टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ के आ गए तो टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगा ना कि कब लायबिलिटी भाई क्रिएट हो रही है, कब आपको जीएसटी पे करना है। तो ये वही पॉइंट इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब हमारे आ गई हैं कौन कौन सी गुड्स। मैंने आपको सेक्शन 9 और 9(3) सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट 2017 में समझाया था कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है, जिनके ऊपर जीएसटी आरसीएम में चार्ज किया जाता है। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। तो वो कौन कौन सी गुड्स हैं, कौन कौन सी सर्विस हैं, वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले गुड्स को समझो। तो सबसे पहले जो बात हुई है वो बात हुई है गुड्स की। ठीक है, तो कौन कौन सी वो गुड्स हैं? कैश्यू नट्स का मतलब क्या होता है? काजू। नॉट शेल्ड और पील्ड, मतलब छिले हुए और या वो कटे हुए छिले हुए वो नहीं होने चाहिए। जो पूरा पूरा काजू जो होता है वो किससे सप्लाई किसने किया है? किसी एग्रीकल्चरिस्ट ने। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? जो उसको ग्रो कर रहा है। मैं भी काजू बेचता हूँ, मेरी किराने की शॉप है, काजू बेचता हूँ मैं वहाँ पर। बिल्कुल जो वैसे होता है ना, काजू एक उसकी तरह होता है जैसे मूंगफली होती है ना, ऊपर से छीलोगे अंदर से आपका काजू निकलता है, मैं वो बेचता हूँ। तो क्या वहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक ट्रेडर हूँ। तो ट्रेडर के केस में आरसीएम नहीं लगता, ट्रेडर के केस में नॉर्मल एनसीएम लगेगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो वहाँ पर आरसीएम लगेगा, और वहाँ पर किसको जीएसटी देना पड़ेगा? एनी रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको देना पड़ेगा। सर रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड पर्सन मतलब वो पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया? एक एग्रीकल्चरिस्ट से मैं जाकर के काजू खरीद के ले आता हूँ, अपने गांव में जाता हूँ, मेरे गांव में काजू बहुत होते हैं, और बिल्कुल जिन्होंने बोला कैश्यू नट्स में खरीद के लाता हूँ एक एग्रीकल्चरिस्ट से। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, और एक एग्रीकल्चरिस्ट से काजू खरीद के ले आता हूँ अपने कंजम्पशन के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए मैं लाता हूँ। क्या मुझे आरसीएम में देना पड़ेगा? मैं रिसिपेंट हूँ ना, मैंने काजू रिसीव किए ना। एग्रीकल्चरिस्ट जो है, जो फार्मर है, बेसिकली फार्मर हो गया, फार्मर जो है वो सप्लायर है, मैं रिसिपेंट हूँ। तो मैं रिसिपेंट हूँ, आरसीएम का मतलब क्या होता है? रिसिपेंट को देना है। क्या मेरे ऊपर आरसीएम लगेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा, वहाँ पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। मजे की बात समझो, वहाँ पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ समझो, आरसीएम और एनसीएम तब लगेगा जब कोई बिजनेस की सप्लाई होगी। C2C सप्लाई होती है, एक C2C। सर C2C का मतलब क्या होता है? मैं भी एक कस्टमर हूं, मेरे ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, मुझे भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब मान लीजिए मैंने एक कैलकुलेटर में जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने की जरूरत क्या है? मेरे पास ये लैपटॉप है, मैंने लैपटॉप एक दूसरे स्टूडेंट को बेच दिया 100 रुपये का,
₹100 का ये लैपटॉप एक दूसरे स्टूडेंट को बेच दिया, ना ही मैं जीएसटी में रजिस्टर, ना ही वो जीएसटी में रजिस्टर, मैं भी एक कस्टमर, वो भी एक कस्टमर, उसको बोलते हैं C2C सप्लाई। तो ये जो C2C, मेरा कोई बिजनेस थोड़ी है भाई ये कैलकुलेटर बनाना, मैं तो पढ़ाई करता हूँ, वो तो ऐसे ही मेरे अब यूज का नहीं था, या मुझे नया लेना था तो मैंने किसी और को बेच दिया ₹100 में। ये होती है C2C सप्लाई। C2C सप्लाई में कोई जीएसटी नहीं लगता। तो एनसीएम और आरसीएम तो बाद की बात है, C2C सप्लाई होती है, वहां पे जीएसटी लगता ही नहीं है, ये पॉइंट दिमाग में रखना। आ जाओ, पहली गुड्स हमने कवर कर ली, कैश्यू नट्स। दूसरी गुड्स है बीडी रैपर लीव्स, जो तेंदू लीव्स जिनको बोलते हैं। बीडी को जो रैप किया जाता है ना, तो बीडी को जो रैप किया जाता है तो वो एक लीव होती है, जो सूखी पत्ती होती है, उसके अंदर बीडी को रैप किया जाता है जिससे धुआं अच्छा आए। पता नहीं, मैंने पी नहीं है वैसे, मैंने भी देखा ही है बस। तो जो वो तेंदू लीव्स होती हैं बेसिकली, सो वो अगर एग्रीकल्चरिस्ट से खरीदी जा रही हैं, आप तेंदू लीव्स आप किसी दुकान से जा करके खरीद रहे हो या किसी होलसेलर से खरीद रहे हो, वो यहाँ पर कवर नहीं होती। और एनी रजिस्टर्ड पर्सन, सारे रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है, मैं जाकर के 2 तेंदू लीव के वो खरीद के ले आया एग्रीकल्चरिस्ट से, और मैं इंडिविजुअली गया हूँ, मैं जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं हूँ, मैं जाकर के खरीद के ले आया, तो भैया वो जो है वहाँ पर कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी। एनसीएम आरसीएम तो बाद की बात है, वहाँ जीएसटी नहीं लगेगा, तो एनसीएम आरसीएम का तो कोई पॉइंट ही नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट गाइज हमारी जो गुड्स आती है वो है टोबैको लीव्स। तो टोबैको लीव्स जो होती है, अगर एक एग्रीकल्चर सेल कर रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहाँ पर आरसीएम लगता है, और जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको उसके ऊपर जीएसटी देना होता है। नेक्स्ट हमारा सिल्क यार्न जो होते हैं। सो सिल्क यार्न में एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, यहाँ पर पढ़ो सिल्क यार्न कौन प्रोड्यूस करता है। एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म होते हैं। सिल्क वॉर्म जो पहली बार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं करता, जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सिल्क यार्न को। सो सिल्क वॉर्म के कुकून्स होते हैं फ्रॉम सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, मतलब जो उसको प्रोड्यूस करवा रहा है, जो प्राइमरी जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को जो है आरसीएम के अंदर जीएसटी उस पर पे करना होता है। 4A है हमारा। मैंने यहाँ पर A क्यों आया होगा बताओ? A का मतलब क्या, यहाँ पर बीच में आया ना, देखो 4 और 5 के बीच में हमको एक ऐड करना था, तो ये बाद में ऐड हुआ है, तो इसीलिए 4A है, 4 कैपिटल A है यहाँ पर। रॉ कॉटन अगर किसी एग्रीकल्चरिस्ट ने बेची है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम लगेगा ना। आरसीएम में किसको पे करना होता है? रिसिपेंट को। तो ये है हमारे रिसिपेंट, ये देखो लिखा है ना रिसीट ऑफ गुड्स, ये रिसिपेंट है, इनको जीएसटी पे करना होगा। सो रजिस्टर्ड पर्सन, इसको जीएसटी पे करना होगा। सप्लाई ऑफ लॉटरी की सप्लाई जो होती है उसको भी गुड्स के अंदर ही कवर किया गया है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और एनी लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉटरी ऑर्गेनाइज कराती है, और बिल्कुल कराती है। काफ़ी स्टेट्स में बैन भी है, बट पूरे इंडिया में बैन नहीं है। लॉटरी वाला जो सिस्टम होता है स्टेट लेवल का होता है। सो शायद मेरे ख्याल से हरियाणा में अभी भी वैलिड है, सॉरी दिल्ली में वैलिड नहीं है, तो कहीं कहीं पर बैन है, कहीं कहीं पर ये चलती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ऑर्गेनाइज कराती है, और वो एजेंट्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, एजेंट जो होते हैं, वो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, लाइसेंस देती है या अपॉइंट करती है। तो जो वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उस डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और जो सेलिंग एजेंट है उसको जो लॉटरीज दी जाती हैं, जो वही लॉटरी की स्लिप्स या जो भी हैं, तो उसको जीएसटी पे करना होता है। यानी जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर सेलिंग एजेंट है उसको जीएसटी आरसीएम के अंदर पे करना होता है। सप्लाई तो गवर्नमेंट कर रही है, देखो सप्लाई तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जीएसटी पे नहीं करती। जो रिसिपेंट है यानी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेलिंग एजेंट, उसको जीएसटी पे करना होता है। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है यूज्ड व्हीकल, सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड और यूज्ड गुड्स, वेस्ट और स्क्रैप। कौन बेच रहा है? ये ना कस्टम में होता है ना, कस्टम में या फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, कस्टम के अंदर ये सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो वो कौन बेच रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ये सब जब ऑक्शन होते हैं तो उसमें सेल करा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो जो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने उसको परचेज किया तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को क्या देना होता है? आरसीएम के अंदर जीएसटी देना होता है। मैं चला गया, मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में चला गया, मेरे कोई बिजनेस नहीं है, मेरा ना ही कोई बिजनेस है, ना ही मैं रजिस्टर हूँ जीएसटी में। मैं वहाँ जाकर के नाइकी के शूज़ लेकर के आ गया, मतलब कोई कस्टम का माल होता है ना, लेकर के आ गया। मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, लेकर के तो मैं ये भी चीज़ सेटिस्फाई, ये भी चीज़ सेटिस्फाई, लेकिन क्या मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ? नो। तो वहाँ पर आरसीएम में मुझे कोई भी टैक्स लायबिलिटी पे, जीएसटी पे नहीं करना होता है। ठीक है, सो ये तो बात हुई गुड्स की। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट है जो कि है सर्विसेज।
सर्विसेज से रिलेटेड। सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर रिसिपेंट को जीएसटी देना होता है आरसीएम के अंदर, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहला देखिए, एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन ऑनलाइन टैक्स रिसिपेंट। घूम गए पहले में ही, चलो मैं थोड़ा सा इजी बना देता हूं इसको। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, एक एक वर्ड को पहले एनालाइज करते हैं। लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या होता है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब इंडिया के आउटसाइड इंडिया नहीं बोला, यहां पर आउटसाइड इंडिया नहीं बोला, इन्होंने बोला नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, तो सिंपली एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको क्या ले रहा हूं। मान लीजिए इंडिया के बाहर से आप कोई सर्विस लेते हैं, मेरा बिजनेस है और मैं वैल्यूएशन की कंसल्टेंसी लेता हूं, कहां से? यूएसए के एक वैल्यूअर से। उससे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन करवाता हूं, तो बाहर से मैंने कंसल्टेंसी की सर्विस ली टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट नहीं हूं मैं, तो एक टैक्सेबल रिसिपेंट। देखो ये बात हो रही है रिसिपेंट की, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, तो मैं सर्विस रिसीव कर रहा हूं, क्या मैं एक नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट हूं? नहीं, मैंने तो ऑनलाइन सर्विस तो मैंने ऑनलाइन ले ली है, ऑनलाइन रिसिपेंट हूं मैं, लेकिन नॉन टैक्सेबल नहीं, मैं एक टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट हूं। मैं एक टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट हूं, वही यहां पर लिखना चाह रहे हैं। अदर देन का मतलब, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट मतलब टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट जो है वो यहां पर कवर होंगे। तो मैंने ऑनलाइन सर्विस ली, अब भाई मैं उसके पास थोड़ी गया अपनी एक्सेल शीट देके, यहां से मैंने डेटा भेजा और उसने मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर दी। पॉइंट क्लियर है? मैंने यूएसए के पर्सन से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन करवाई। क्लियर? तो एनी पर्सन और सर्विस ली किसने है? ये तो है सर्विस का नेचर, ये है सर्विस, ये है। और सेकंड क्या है? सप्लायर कौन है? अगर ये सप्लायर है तब, और लास्ट है रिसिपेंट। तो सप्लायर कौन है? एनी पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी जो मैंने यूएसए से ली है वो। ठीक है, यहां पर हमारी आ गई कौन सी सर्विस? वैल्यूएशन की सर्विस। आपको अब एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। वैल्यूएशन की मैंने सर्विस ली है, किससे ली है? यूएसए की एक कंसल्टिंग कंपनी है, मैंने उससे ली है, यूएसए में ही उसका वो है। इंडिया में उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, इंडिया में वो एक नॉन टैक्सेबल पर्सन है। और किसने ली है? लास्ट है एनी पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन ऑनलाइन टैक्स रिसिपेंट, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन? फिनटेक्स प्रो ने ली है सर्विस, फिनटेक्स प्रो ने सर्विस ली है, फिनटेक्स प्रो ने सर्विस ली है यूएसए के ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस केस में क्या आरसीएम लगेगा? यस, आरसीएम लगेगा। जो मैंने सर्विस ली है उसके ऊपर फिनटेक्स प्रो को आरसीएम के अंदर रिसिपेंट कौन है? फिनटेक्स प्रो, उसको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर मैंने 1 लाख रुपए की सर्विस ली है और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है, सो 18,000 का जीएसटी फिनटेक्स प्रो को, सरकार को देना पड़ेगा, वो भी कैश में देना पड़ेगा। आरसीएम की लायबिलिटी आपको कैश में सेट ऑफ करनी होती है। हाँ, अगले महीने जाकर के मैं उसका इनपुट क्लेम कर लूंगा। बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ? बिल्कुल जी, पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा सर, इसका मतलब समझाओ। अब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट का मतलब हुआ क्या? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट का मतलब हुआ क्या? मेरा एक छोटा भाई है, छोटा भाई पढ़ाई करता है, बिजनेस नहीं है, जीएसटी में टैक्सेबल भी नहीं है, जीएसटी वेएसटी भूल जाओ। मेरा एक छोटा भाई है, गेम खेलता है, गेम का बहुत शौकीन है, गेम खेलता है भाई, दिन रात पता नहीं कौन कौन से गेम डाउनलोड करता रहता है, खेलता रहता है। और गेम, पेड गेम्स भी खेलता है। आप सिस्टम में खेलते हो ना, तो वहां पर पेड भी होती हैं। वो कंपनी तो यूएसए, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बाहर की कंपनियां होती हैं। इंडिया में आपने उनकी गेम खरीद ली, आपको उन्होंने 1000 रुपये, 500 रुपये, जो भी फीस है आपने वो पे कर दिया। ऑनलाइन रिसिपेंट हो आप एक ऑनलाइन रिसिपेंट हो। आपने भी एक सर्विस ली है, आपने जो फीस पे की है, आप उसको रॉयल्टी बोल सकते हो या गेम की फीस बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो। आप एक ऑनलाइन रिसिपेंट हो सर्विस के, और आपने नॉन टैक्सेबल पर्सन हो। आप एक नॉन टैक्सेबल पर्सन हो, आपके ऊपर ना जीएसटी लगता, कुछ भी नहीं लगता। इंडिया में आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। जहां पर टैक्स की बात हो रही है तो जीएसटी के टैक्स की बात हो रही है। तो आप इंडिया में एक नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट हो, तो आपके ऊपर क्या आरसीएम लगेगा? द आंसर इज नो, आपके ऊपर कोई आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन हो, जैसे कि एक फिनटेक्स प्रो जो कि जीएसटी में रजिस्टर है, तो उसके ऊपर जो है, अगर वो रिसिपेंट है तो उसके ऊपर जो है आरसीएम की लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट आओ, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था, कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट आओ, सेकंड पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, सेकंड पॉइंट जीटीए। जीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विस। यहाँ पर कौन? जीटीए की जो एजेंसी है वो हैज़ नॉट पेड इंटीग्रेटेड टैक्स एट 12। सर ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? देखिए आप बात को ध्यान से समझिए, आपको जीएसटी की थोड़ी सी चीज़ समझाता हूँ। जीएसटी एजेंसी जो होती है ना, जीएसटी एजेंसी कौन होती है? ओ जीएसटी एजेंसी नहीं, सॉरी जीटीए एजेंसी, जीएसटी में ज़्यादा ही खो गए हम हैं। जीटीए एजेंसी जो होती है इसके पास दो ऑप्शंस होते हैं जीएसटी के अंदर, एक तो वो एनसीएम को फॉलो कर सकते हैं, दूसरा वो आरसीएम को फॉलो कर सकते हैं। मतलब सर समझ नहीं आया, मान लो जीटीए एजेंसी हमारा हो गया, कोई भी मान लो ना ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी हो गई, एनसीएम के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं ना, वो जीटीए की बात हो रही है, तो एनसीएम के अंदर आपको क्या होगा? आपको इनवॉइस इशू करना है और उसके ऊपर जीएसटी ऐड करना है। कितना? 12%। सर सर्विसेज का रेट तो 18% होता है, मैंने ही आपको बताया था सर्विसेज का रेट जनरली 18% होता है, जनरली सर्विसेज का रेट 18% होता है। जीटीए भी एक सर्विस है, लेकिन यहाँ पर 12% का आप जीएसटी लगाओ, ऐड करो, जो टोटल वैल्यू, फिर ये इनवॉइस वैल्यू नहीं होगी, सॉरी ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। टैक्सेबल वैल्यू में 12% ऐड करो, ये टोटल आपकी इनवॉइस वैल्यू आ गई। बोलिए पॉइंट क्लियर हो गया? लेकिन सर इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा सुन लो, अब एनसीएम में जाते हो, 12% जीएसटी लगा करके देते हो, तो आपको इनपुट का बेनिफिट मिल जाएगा। सर ये इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आईटीसी। समझ में आया? यानी ये जो जीटीए एजेंसी है, जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, वो अगर नॉर्मल चार्ज में जाती है, मान लो इसने मेरे से 1000 रुपये का भाड़ा लिया, भाड़ा लेते हैं ना वो, क्या, फ्रेट, राइट, फ्रेट इज द करेक्ट वर्ड। तो 1000 रुपये का इसने मेरे से भाड़ा लिया, 12% जीएसटी लगाया 120 रुपये का, सो 1120 मैंने इसको पे कर दिया। तो ये जो जीटीए सर्विसेज जो लेती है, जो ड्राइवर को तो सैलरी देती है, लेकिन मान लीजिए और जो इसका ऑफिस है, रूम रेंट, इन सब की जो सर्विसेज वो ले रही है, उसके ऊपर जीएसटी पे करती होगी। ये जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है काफ़ी सारी सर्विसेज लेती होगी, उसके ऊपर जीएसटी पे करती होगी। सो वो जो जीएसटी पे करती है उसका इनपुट इनको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, सो ये फायदा है हमारा एनसीएम के अंदर जाने का। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर एनसीएम में नहीं, अगर आरसीएम में जाना चाहती है तो आरसीएम वाला पॉइंट, वो जो आरसीएम वाला पॉइंट है वो यहाँ पर समझाया हुआ है, वो यहाँ पर आरसीएम वाला पॉइंट समझाया हुआ है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी हु हैज़ नॉट पेड, इसको पढ़ो अब समझ में आएगा आपको, हु हैज़ नॉट पेड इंटीग्रेटेड टैक्स एट द रेट 12%। यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी टोटल 12%। अगर सेम स्टेट है तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, अगर दूसरा स्टेट है तो फिर कितना? 12% आईजीएसटी। तो अगर ये नहीं जा रहे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी आप इसके अंदर नहीं जा रहे, 12% पे नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे? तो आप खाली टैक्सेबल वैल्यू दोगे, टैक्सेबल वैल्यू का इन्वॉइस दे दो 1000 रुपये का, जीएसटी कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि आरसीएम में जो रिसिपेंट है उसको पे करना है। ठीक है, तो जीएसटी नील, 1000 रुपये आप जो है वो ले लोगे जो रिसिपेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर आप आरसीएम में जाते हो, आरसीएम में आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। और वैसे ये पॉइंट हम पढ़ के आ चुके हैं। ये पॉइंट सर हमने कहाँ पढ़ा था? मैंने आपको बताया था ना, जो सप्लायर था मिस्टर सुशील, जो कि आरसीएम में गुड्स सप्लाई कर रहा है। तो अगर आप आरसीएम में सर्विस, मैंने तो आपको गुड्स का एग्जांपल दिया था, या सर्विस वाला हो गया। सो अगर आप आरसीएम में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो जो आपका इनपुट है 9000 रुपये, ध्यान आया, 50,000 और 59,000 पे किया था ना सुशील ने, 9000 का इनपुट उसको नहीं मिला था। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आपने, मान लो आपका ऑफिस है, आप रेंट देते हो, उसके ऊपर जो टैक्स जीएसटी लगता है उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा अगर आप आरसीएम में सप्लाई करते हैं तो। ठीक है, वही मैंने लिखा है, आईटीसी का इनपुट आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सो और ठीक, चलिए, एनी फैक्ट्री, अब पढ़ो इसको ध्यान से, इसको ध्यान से पढ़ो। एनी फैक्ट्री, ये कौन है? ये रिसिपेंट है जो गुड्स एंड सर्विस रिसीव करेगा। एनी फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन
रजिस्टर का मतलब जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ का मतलब है जीएसटी के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि हम जीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं ना। बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सब टैक्सेबल इन द टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया के अंदर वो लोकेटेड है, तो उस केस में आरसीएम जो है वो लगेगा। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, मैं एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के पास जाता हूं जो कि आरसीएम में गुड्स सप्लाई करती है। केस सुनो ध्यान से, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के पास जाता हूं, बोलता हूं मेरा एक पार्सल है, कुरियर है छोटा सा, मुझे अपने एक दूर के मित्र को, दूर के फ्रेंड, ज़्यादा दूर का फ्रेंड नहीं, इंडिया का ही फ्रेंड है, मतलब दिल्ली से मुंबई में रहता था, मैंने कहा मुंबई के मेरे फ्रेंड को ये पार्सल पहुंचा देना जाकर के। उसने बोला हम तो आरसीएम में रजिस्टर है, आप रेसिपेंट हो, सर्विसेज ले रहे हो हमसे ट्रांसपोर्टेशन की, आप रिसिपेंट हो सर्विस के, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मैं बोलूंगा मैं एक इंडिविजुअल हूं बाबू, मैं एक इंडिविजुअल हूं, और जीटीए के केस में रिसिपेंट में इंडिविजुअल इंक्लूड नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं मैं, जीएसटी में रजिस्टर नहीं हूं, तो यहां पर खाली रजिस्टर इंक्लूड है बाबू। तो मैं अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं तो उस केस में जीएसटी ही नहीं लगेगा, उस केस में जीएसटी ही नहीं लगेगा, आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो पे करेगा नहीं, वो तो जीटीए तो भाई आरसीएम में रिसिपेंट को पे करना पड़ेगा, लेकिन रिसिपेंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। मैं आपको आगे जाकर ये चीज समझा दूंगा कैसे वो पूरा प्रोसेस होगा, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। और क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं, मैं यहाँ पर कवर नहीं हूं ना, देखो रिसिपेंट में मैं कवर हूं क्या, मैं एक फैक्ट्री हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर भी नहीं हूं, मैं एक इंडिविजुअल, मैं फैक्ट्री भी नहीं हूं, सोसाइटी भी नहीं हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं हूं, रजिस्टर्ड पर्सन भी नहीं हूं, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूं, मैं पार्टनरशिप फर्म भी नहीं हूं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं, मैं कोई भी नहीं हूं, तो आरसीएम की लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, ये तो बात हुई जीएसटी की, और अगर आप कहीं एग्जाम वगैरह देते ना तो यहीं पे आपको कंफ्यूज किया जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो ये सारी चीज़ें बस खाली ये रिसिपेंट है तभी आरसीएम लगेगा, वरना आरसीएम नहीं लगता है, ठीक है। और प्रैक्टिकली आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है ना वो इसी के अंदर होती है। जब आप किसी क्लाइंट पे विजिट करते हो, कहीं जाते हो, तो उससे पूछ लिया करो भाई ट्रांसपोर्टेशन आपका अपना ट्रांसपोर्टेशन है तो ठीक है, आपकी अपनी गाड़ी है ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन अगर आप आउटसोर्स कहीं बाहर से सर्विस लेते हो तो उनका बिल एक बार चेक कर लिया करो, ट्रांसपोर्टेशन वाले बिल देख लिया करो। अगर उस पर 12% से वो चार्ज करके दे रहा है, जो स्लिप देते हैं, वैसे वो ज़्यादा बड़ा इन्वॉइस भी नहीं देते, एक ट्रांसपोर्टेशन स्लिप होती है, अगर 12% वो आपको चार्ज करके दे रहा है तो आपकी कोई टेंशन नहीं है, आप उसका इनपुट क्लेम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो तो नॉर्मल चार्ज में आ गया, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर खाली आपको उसने 1000 रुपये का बिल देकर दिए तो उस पर लिखा भी होगा कि आरसीएम यस, तो वहाँ पर ज़रूर ध्यान देना, जो वो सप्लाई है उसमें जो रिसिपेंट है, अगर आपका क्लाइंट है जो रजिस्टर्ड है तो उसको उसके ऊपर जीएसटी देना होता है, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पर ये मिस्टेक होती है प्रैक्टिकली, तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट। एडवोकेट की जो सर्विस होती है, सो कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, सारे एडवोकेट उनकी एडवोकेट की फर्म है, अगर वो कोई भी सर्विस दे रही है तो आरसीएम में कवर होती है। सो जो रिसिपेंट होता है उसको उसके ऊपर जीएसटी देना होता है। इस पॉइंट को भी आप प्रैक्टिकली देख लिया करो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी क्या होती है, सर्विस लेती हैं, तो वहाँ पे जो एडवोकेट होता है वो नहीं दे, वो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करता भाई, वो तो आरसीएम में कवर है। तो जो रिसिपेंट है, जो आपका क्लाइंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको देना पड़ता है जीएसटी, अगर वो सो एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। फोर्थ पॉइंट देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी। जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, ट्रिब्यूनल ने जो सर्विस दी है किसी बिजनेस एंटिटी को, सो ट्रिब्यूनल की सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को जो कि लोकेटेड इन द टैक्सेबल। अब इसका मतलब सर आप मुझे एक बात बताओ, हर बार ये आ रहा है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ऐसा क्यों आ रहा है? अगर रिसिपेंट जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया मान लो, आप अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया के बाहर। अगर वो पर्सन यूएसए में बैठा हुआ है, ये जो पर्सन है यूएसए में बैठा हुआ है और यूएसए में रिसिपेंट बैठा हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या यूएसए वाले पर्सन के पास जाएगी टैक्स लेने के लिए? आंसर इज नो। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। फिफ्थ पॉइंट देखो, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप की सर्विस टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म। सो कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप की सर्विस जो देता है, कोई भी पर्सन जो स्पॉन्सरशिप की सर्विस देगा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस केस में हमारा आरसीएम लग जाता
है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग वाले पॉइंट में भी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट जो सर्विस देती है किसी बिजनेस एंटिटी को लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस केस में जो है आरसीएम लग जाता है, और जो बिजनेस एंटिटी है उसको उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है। जो बिजनेस एंटिटी है उसको आरसीएम में टैक्स पे करना होता है। ठीक है, आओ अब समझो, यहां पर एक्सक्लूड भी की हुई है कुछ सर्विसेज। कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट ये वाली सर्विसेज देगी ना तब भी आरसीएम ही लगेगा, गवर्नमेंट को उसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा। कौन कौन सी सर्विस है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी अगर लेते हैं जाकर के तो गवर्नमेंट आपसे रेंट चार्ज करेगी, और उस रेंट के ऊपर जीएसटी भी लेगी गवर्नमेंट। 18% जीएसटी लगता है रेंटिंग के ऊपर। रेंटिंग सर्विसेज के अंदर आता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक सर्विस होती है जिसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। अगर वो गवर्नमेंट भी दे रही है ना वो सर्विस, तब भी वो आरसीएम में कवर नहीं होता, क्योंकि देख लो एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, मतलब ये सर्विस एक्सक्लूड कर दी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यानी अगर आप किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर रेंटेड हैं तो गवर्नमेंट आपसे रेंट भी लेगी और गवर्नमेंट ही आपसे जीएसटी लेगी। ठीक है, सेकंड है स्पेसिफाइड सर्विस बिलो। कौन कौन सी सर्विस? पहला है सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की सर्विस बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइव। आपने कभी पोस्ट किया स्पीड पोस्ट से? कभी पोस्ट करना, आपको स्लिप मिलेगी, उस स्लिप के ऊपर जो उनका चार्जेस है वो चार्जेस तो होते ही हैं, प्लस जीएसटी भी 18% ऐड होगा उसके अंदर। नोट कर लेना, कभी आप पार्सल वार्सल करो, किससे? देखो, आप किसी प्राइवेट से करोगे वहां तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से भी करोगे, स्पीड पोस्ट से भी करोगे, वहां पर भी आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा 18%। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सक्लूड किया हुआ है स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी की सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन। अब देखो, गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस भेजता है, वो किससे आता है? स्पीड पोस्ट से नोटिस आता है। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और हमारा स्पीड पोस्ट भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो वही इन्होंने यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सर्विस ले रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगाना भाई आप। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर स्पीड पोस्ट से आपके पास एक लेटर भेजता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वहां पर बिल किया जाता होगा, तो उस बिल के अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं होता, वही यहां पर समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये, और उसके बाद सेकंड सर्विस कौन सी है? सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल, मतलब होता है जो हमारा शिप, इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसेशन ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। तो वेसल के लिए पोर्ट के अंदर या पोर्ट के बाहर, और एयरपोर्ट पोर्ट के, मतलब एयरपोर्ट में बोल रहा है पोर्ट के अंदर। तो वहाँ पर जो भी सर्विस दी जाती है वहाँ उस वाली सर्विसेज को भी एक्सक्लूड किया है, उन पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है कि जीएसटी नॉर्मल चार्ज में लगेगा, जीएसटी तो देखो लगेगा, आरसीएम में जीएसटी नहीं लगेगा, नॉर्मल चार्ज गवर्नमेंट ही उस पर जीएसटी लगा करके देगी। एंड लास्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर जो है उस पर जीएसटी लगता है। देखिए, गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ना, आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे जा करके, अगला हमारा जो एग्जम्पशन वाला चैप्टर आने वाला है, एग्जम्पशन में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो जनरली एग्जम्प्ट होते हैं। सर, क्या कोई ऐसा भी गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्टेशन है जिस पर टैक्स जीएसटी लगता है? बिल्कुल हाँ। आप अगर रेलवे की टिकट कराना, कभी रेलवे की टिकट आप कराते होगे, नॉन एसी की कराओगे, नॉन एसी वाली, तो उसके ऊपर जीएसटी 0% लगेगा, वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रेलवे की सर्विसेज एग्जम्प्ट है, लेकिन नॉन एसी वाली, एसी वाली जो सर्विस होती है, एसी वाली सर्विस में आपका जीएसटी चार्ज होगा 18%। एसी वाली सर्विस में जीएसटी आपका चार्ज किया जाता है। ठीक है, वो क्यों किया जाता है? वो भी एनसीएम में गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करेगी, आपको नहीं पे करना, गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करेगी। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूड दिया ना, आरसीएम से एक्सक्लूड कर दिया, तो गवर्नमेंट एनसीएम में आपसे कलेक्ट करेगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी और पैसेंजर भी। ये थी गवर्नमेंट की सर्विस। 7th हमारी सर्विस है सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर ने सर्विसेज सप्लाई करी हैं
और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब डायरेक्टर ने सर्विस प्रोवाइड करी किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर कंपनी को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। नेक्स्ट 8 पॉइंट देखिए, 8 पॉइंट है हमारा सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू अ पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। सो जो इंश्योरेंस एजेंट सर्विस प्रोवाइड करता है ना, उस केस में इंश्योरेंस एजेंट जो है वो कमीशन देता है। तो एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो यहाँ पर जो कंपनी होती है लाइक LIC हो गई या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं हमारी, हेल्थ इंश्योरेंस, मैक्स बूपा, रिलायंस इंश्योरेंस, उन सबको यहाँ पर क्या होता है RCM में टैक्स पे करना होता है। और इंश्योरेंस जो एजेंट होता है उसको GST पे करने की लायबिलिटी नहीं आती, जो हमारी कंपनी है उनको GST पे करना होता है RCM के अंदर, ठीक है। 9 पॉइंट देखो, सर्विसेज, एक रिकवरी एजेंट जो सर्विस प्रोवाइड करता है, रिकवरी एजेंट जो है बैंक वाला, बैंक का पैसा नहीं आता तो वो रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करते हैं और उनको कमीशन देते हैं। तो कमीशन जो चार्ज होता है उसका GST बैंक ही पे करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ठीक है। सो बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ नॉन बैंकिंग NBFC लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, उसको GST यहाँ पर पे करना होता है RCM के अंदर। जो रिकवरी एजेंट है उसको GST पे करने की लायबिलिटी नहीं आती। रिकवरी एजेंट से गवर्नमेंट क्या ही, वो तो वैसे ही यार हट्टे खट्टे होते हैं, उनसे गवर्नमेंट GST लेने थोड़ी जाएगी। 10th सर्विस देखिए, सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, स्किप मत करो, सोना मत, नींद आ रही है तब भी मत सोना, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। 10th पॉइंट है सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम्स टू क्लियरेंस ऑफ इंडिया। सर ये क्या पढ़ा दिया आपने एक बार में, ध्यान से पढ़ो। सर्विसेज यहाँ से पढ़ो, ये समझ में आएगा। किसने दी है सर्विस, अ पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अ पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया से बाहर, USA बोल सकता हूँ मैं, USA मुझे बहुत पसंद है बार बार USA का एग्जांपल यार पता नहीं क्यों मुँह पे वही आ जाता है, मैं क्या करूँ, पाकिस्तान ले लूँ पाकिस्तान ले लेता हूँ भाई, मुझे क्या है, पाकिस्तान मत लो यार, पाकिस्तान नहीं लेते, श्रीलंका ले लेते हैं, श्रीलंका। वैसे पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, नेवरदलेस। तो जो श्रीलंका से हमने अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, उससे पर्सन ली, और रिसिपेंट कौन है, रिसिपेंट है इंपोर्टर, यानी इंडिया में मान लीजिए मैंने गुड्स इंपोर्ट करी, तो मेरे एग्जांपल ले लो, मैं मान लीजिए इंपोर्टर हूँ, मैंने वहाँ से जो भी है कोई गुड्स मंगाई है एज डिफाइंड क्लॉज 26 ऑफ सेक्शन 2, इसको छोड़ दो, मैं सीधा आप ये ध्यान रखो, इंपोर्टर, यानी श्रीलंका में एक पर्सन है, उससे गुड्स मंगाई है किसने, इंडिया के एक इंपोर्टर ने। और सर्विसेज कौन सी हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस, तो बाय अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया तक आई है, मतलब इंडिया के कस्टम स्टेशन तक आएगा ना भाई, बात समझो। इंपोर्ट कैसे होता है, श्रीलंका से माल आया ट्रांसपोर्टेशन से और इंडिया में आया, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन वाले को मैंने पे कर दिया, मान लो मैंने 1 लाख रुपए का माल मंगाया था, और जो माल आया कस्टम स्टेशन पे, मान लीजिए किसी कस्टम स्टेशन पे आया, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस भी मैंने ही पे करी, मान लीजिए 10,000 ट्रांसपोर्टेशन फ़ी मैंने पे करी। गवर्नमेंट बोल रही है 10,000 की ट्रांसपोर्टेशन फ़ी जो आप पे कर रहे हो, सर्विस दे कौन रहा है, अ पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। वो जो ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी वो इंडिया की नहीं है, इंडिया का शिप नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी श्रीलंका की है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो है वो श्रीलंका की, वो पर्सन श्रीलंका का है और वो मुझे दे रहा है, मैं इंपोर्टर हूँ, मैंने गुड्स इंपोर्ट की, तो इसके ऊपर जो 18% के रेट से गवर्नमेंट बोलेगी कि मैं इसके ऊपर कितना बन रहा है 1800 का GST रिवर्स चार्ज में, इंपोर्टर आप दे दो, मैं इंपोर्टर हूँ तो मेरे को रिवर्स चार्ज में 1800 का देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मैं पे कर दूंगा और अगले महीने इसका इनपुट क्लेम कर लूँगा। बात क्लियर हो गई जी सर, ये बात भी क्लियर हो गई। 11 पॉइंट है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज और enjoyment of a copyright covered under section 13(1) of the Copyright Act relating to original literacy, dramatic music, artistic, बेसिकली जो आर्टिस्टिक्स वर्क्स होती है ना, आपने सुना होगा काफ़ी सारे गाने आते हैं, अंडरग्राउंड रैपर था, मैं साइन हो गया, साइन, उन्होंने क्या कर लिया, साइन कर लिया, तो वो एम्प्लॉय नहीं होते। मान लीजिए आप थोड़ा, आपको मुंबई में लेके चलता हूँ, मुंबई की जो दुनिया होती है वहाँ पे बोलते हैं आर्टिस्ट, हम लेबल के साथ साइन हो गए। आपने कई गानों में शायद सुना हो, अगर आप थोड़े रैप वगैरह ये सारे सुनते हैं तो उसमें बोला जाता है मैंने लेबल को साइन करा, मैं था 21 का और मैंने साइन हुआ, 21 पे साइन हुआ, 22 पे साइन हुआ, 24 पे साइन हुआ, 15 पे साइन हुआ। तो साइन होने का मतलब क्या होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं गाने बनाता हूँ, मैं सॉन्ग्स बनाता हूँ, और मैं एक कंपनी के साथ क्या हुआ,
कनेक्ट हुआ, उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कंपनी मुझे मेरी सर्विसेज की फीस पे करेगी या मेरे गाने का जो भी रॉयल्टी होगी रॉयल्टी पे करेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कंपोज़र हैं, म्यूज़िक हैं, ऑथर हैं, फोटोग्राफर हैं, ये आपके एम्प्लॉय थोड़ी हैं कंपनी के। टी सीरीज़ के साथ में साइन हुआ, सोनी म्यूज़िक के साथ में साइन हुआ, तो मैं उनका एम्प्लॉय थोड़ी बन गया, मैं तो उनका एक तरीके से पार्टनर बोल लो या जो मर्जी बोल लो, कॉन्ट्रैक्ट पे मैं साइन हुआ हूँ कि भाई मेरे को 10 गाने बनाने हैं, 5 गाने बनाने हैं, वट जो भी है। तो गवर्नमेंट अब मेरे से इंडिविजुअल से गवर्नमेंट टैक्स नहीं कलेक्ट करेगी, क्योंकि इंडिविजुअल हो सकता है मैं रजिस्टर हूँ, हो सकता है मैं जीएसटी में रजिस्टर ना हूँ। गवर्नमेंट ने बोला हम टेंशन ही नहीं लेंगे, जो कंपनी है हम तो उस रजिस्टर पर्सन के पास चले जाएंगे, हम तो टी सीरीज से लेंगे, जो आपको रॉयल्टी मिल रही है, जो भी आपको फीस मिल रही है, जो भी आपको फीस मिल रही है, आप उसके ऊपर जीएसटी मत दो, हम टी सीरीज से ले लेंगे आरसीएम के अंदर। देखो कायदे से टी सीरीज को नहीं लेनी चाहिए, मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं गाना दे रहा हूँ अपना, मैं अपने सिंगिंग की सर्विस दे रहा हूँ, फोटोग्राफी की सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे अपने बिल के अंदर इंक्लूड करना चाहिए 18% जीएसटी। गवर्नमेंट ने कहा आप इंडिविजुअल हो, आप इतने कंप्लाइंस नहीं कर पाओगे, टेंशन मत लो, आप जो है टी सीरीज कंपनी जो है वो कंपनी जो है वो उसके ऊपर पे कर देगी। तो उनके लिए ये वाला प्रोविज़न डाला था यहाँ पर, ध्यान से समझिए। ऑथर और म्यूज़िक कंपोजर, फोटोग्राफर और ये लाइक मतलब ये जो नीचे पूरा पॉइंट है वो, और कौन आरसीएम में किसको पे करना होगा, जो पब्लिशर है वो, म्यूज़िक कंपनी है वो, प्रोड्यूसर और लाइक ये जो इसके अंदर दिए हुए हैं जो वो एंटिटीज़ हैं, उनको जीएसटी आरसीएम के अंदर पे करना होगा। बोलिए पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है। 12th पॉइंट देखो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज मतलब इंडिया के बाहर के जो बैंक्स होते हैं ना, तो ग्रुप्स होता है बैंक्स का। तो आरबीआई जो होता है वो किससे कंसल्टेंसी लेता है, तो बाहर से वो कंसल्टेंसी जो लेता है, कमेटी कंस्टिट्यूट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आरसीएम के अंदर उस पर जीएसटी पे करता है। ठीक है, सो ये लास्ट था हमारा। ये जो नोट्स हैं आप नीचे से डाउनलोड कर लेना, अपने रेफरेंस के लिए रख लेना, पढ़ लेना, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया क्यूएनए में पूछ लेना। ठीक है, आरसीएम में ये सारे पॉइंट्स थे, और इसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। एक तो लीगल सर्विस, प्रैक्टिकली लीगल सर्विस, जीटीए की सर्विस, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये जनरली आपको चेक कर लेने चाहिए अपने क्लाइंट के रिलेशन में भी। और आरसीएम का ये कंसेप्ट था गाइस, हमने डिटेल में आज डिस्कस किया कि आरसीएम क्या होता है, किस तरीके से जो आरसीएम में जीएसटी लगता है, और पोर्टल पे मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई आरसीएम में मान लीजिए मैंने रिसीट किया। अब एक चीज़ और समझो ध्यान से, एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ी से बता देता हूँ कि क्या होता है। एक होता है इनवर्ड आरसीएम, इनवर्ड सप्लाई रिसीव, ध्यान से समझो, मैं आपको वर्डिंग्स बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूँ। एक होती है सप्लाई रिसीव अंडर आरसीएम, एक होता है सप्लाई मेड अंडर आरसीएम, मेड अंडर आरसीएम। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं, मैंने जीएसटी की 3 भी खोली हुई है, मुझे आरसीएम की लायबिलिटी पे करनी होती है। कौन सी लायबिलिटी पे करनी, दोनों पे क्या फर्क है पहले समझो। सप्लाई रिसीव अंडर आरसीएम का मतलब क्या है, मतलब आरसीएम में मैंने सप्लाई रिसीव करी है तो मैं रिसीपेंट हूं, मैं रिसीपेंट हूं। तो आरसीएम के अंदर रिसीपेंट की लायबिलिटी होती है उसको क्लियर करने की, तो मुझे वहां पर वो अपनी जीएसटी रिटर्न के अंदर दिखाना पड़ेगा और उसके ऊपर लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं रिसीपेंट हूं। पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट पढ़ो, सप्लाई मेड अंडर आरसीएम, मैंने कोई सप्लाई करी, मैंने कोई सेल करी और उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल था, उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल था, यानी जो रिसीपेंट है उसको पे करना। मैं रिसीपेंट नहीं हूं क्योंकि मैंने तो सप्लाई मेड करी है, मैं तो सप्लायर हूं। तो यहां पर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिसीपेंट है, जो सेकंड पार्टी है, उसकी लायबिलिटी वहां पर आती है। तो जीएसटी के रिटर्न जो होगी उसके अंदर जो सप्लाई आपने रिसीव करी है आरसीएम में उसको शो करना होता है, उसकी लायबिलिटी को पे करना होता है, और उसका आईटीसी आप नेक्स्ट मंथ में क्लेम करोगे, करंट मंथ में आपको वो कैश लेजर से एडजस्ट करवानी पड़ेगी। सो गाइस, ये हमारा कंसेप्ट था आरसीएम से रिलेटेड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड। हमने सारी चीज़ बिल्कुल ही डिटेल में डिस्कस की। नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लेना, कोई क्वेरी आपकी रहती है क्यूएनए सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। होप सो यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।